मेरा नाम कोमल है। मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। रोज एक लड़का मेरे पार्लर में आकर वेटिंग एरिया में बैठकर डायरी लिखा करता था। मैं बड़ी हैरान होती थी। वो रोज वहां बैठकर मुझे घूर घूर कर देखता था। मैं उसकी शिकायत किसी से कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ मुझे देखता था, कुछ कहता या फिर कोई ऐसी हरकत नहीं करता था जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो। एक दिन वो अपनी डायरी छोड़कर चला गया, तो मैंने उसकी डायरी उठा ली और जब घर आकर मैंने उसकी डायरी पढ़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं बचपन से ही अपनी नानी के घर रहती थी। मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा था। सब कहते हैं कि जब मैं 1 साल की थी तब उनकी एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन मैं किसी वजह से बच गई थी। तब मेरे नाना नानी मुझे अपने घर लेकर आ गए थे। मैं उनके घर पर ही उनके साथ रहती थी। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया था, लेकिन एक एक करके मेरे नाना और नानी की भी मौत हो गई। मैं 4 साल की थी। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे मामा ने उठा ली। वहां पर मेरी भाभी का भाई भी रहता था। मेरी भाभी अपने 6 साल के भाई को दहेज में लेकर आई थी। मेरे 4 साल के होने के बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे मामा मामी ने उठा ली थी। दिन इसी तरह से गुजरते चले गए। मामी के भाई के साथ मेरी दोस्ती अच्छी हो गई थी। सुना था कि मामी के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। जब उनकी शादी मामा के साथ हुई तो वो अपने साथ अपने भाई को लेकर आ गई थी और मेरे मामा ने उसको पालने की जिम्मेदारी उठाई थी। मेरी मामी की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 17 साल की थी। मेरे मामा ने मामी को बेसहारा होने के डर से एक्सेप्ट कर लिया था। उन्हें लगा कि वो उनको सहारा दे सकते थे, क्योंकि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरी मामी ने मेरी परवरिश तो की, लेकिन मुझ में और अपने भाई में बहुत फर्क करती थी। वो हमेशा अपने भाई को अपनी औलाद की तरह प्यार करती और मेरे साथ दुश्मनों के जैसा बिहेव करती थी। मैंने कभी मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं देखी थी। बस पेट भरने के लिए खाना और सोने के लिए बिस्तर मिल जाया करता था। यही मेरे लिए बहुत था। मैं 7 साल की हो चुकी थी और मेरी मामी मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती थी। खेल कूद की उम्र में ही मैंने घर का कामकाज करना शुरू कर दिया था। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ मैं करने लगी थी, और इसके अलावा मामी जो भी मुझसे काम कहती वो सब काम मुझे करने पड़ते थे। मामी का भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसे मेरी बहुत फिक्र रहती थी। जब मुझे मामी बासी खाना देती तो वो मुझे अपने हिस्से का ताज़ी खाना लाकर दिया करता था और हम दोनों आधा आधा बांटकर खाते थे। वो काफ़ी सारे कामों में मेरा हाथ भी बटा दिया करता था, लेकिन जब मामी उसे मेरे साथ काम करता हुआ देखती तो वो उस पर बहुत चिल्लाती थी और साथ साथ मुझे भी डांट लगाती थी। मामी के भाई का नाम आदित्य था। एक दिन सफाई करते हुए मेरे हाथ से ग्लास छूटकर गिर गया। मैं ग्लास के टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठा रही थी, तभी एक टुकड़ा मेरी उंगली पर लग गया और मेरी उंगली से खूब खून बहने लगा। उस दिन घर पर आदित्य भी मौजूद नहीं था। वो अपने ट्यूशन पर गया हुआ था। मैं अपना हाथ लेकर मामा के पास चली गई और कहने लगी थी कि मामा जी, मेरे लिए एक बैंडेज ला दीजिए, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। पर इस पर मामी ने मामा से ये कहने के बजाय कि वो मुझे बैंडेज लगा दे, वो उल्टा ही मुझे ग्लास टूटने पर डांटने लगी। मामा जी तो बस मामी के सामने खामोश ही रहते थे। मामी मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन में ले गई और वहां जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा। उनका कहना था कि मैं बस हमेशा उनके सामान का नुकसान ही करती रहती हूँ। इस मार की वजह से मैं इतना डर गई थी कि जब तक मामी मुझे किसी काम के लिए कमरे से बाहर न बुलाती तब तक मैं बाहर नहीं आती थी। मैं डरी सहमी सी रहने लगी थी। आदित्य ने जब मेरा हाथ देखा तो वो मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लग गई। मैंने उसको बताया कि बस ग्लास टूट गया था, उसका कांच उठा रही थी, तब ये चोट लग गई। लेकिन उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ के निशान भी देखे तो वो समझ गया था। आदित्य कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा कोमल। आदित्य का स्कूल 5th क्लास तक का था। सुना था कि आगे उसके स्कूल की ब्रांच 6 क्लास से दूसरे शहर में है। वो दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाला था और वहीं पर उसके रहने का भी इंतजाम कर दिया गया था। उसकी बहन उसको पढ़ा लिखाकर किसी काबिल बनाना चाहती थी, जबकि कभी मामा मामी ने मेरी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान तक नहीं दिया था। इसलिए वो दूसरे शहर जा रहा था। वो सिर्फ छुट्टियों में ही हमारे घर आता। इस घर में आदित्य के अलावा मेरा कोई अपना नहीं था। आदित्य के जाने पर मैं बहुत रोई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई बहुत करीबी इंसान मुझे छोड़कर जा रहा है।
आदित्य ने मुझसे वादा किया था कि वो स्कूल की छुट्टियों पर मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आया करेगा और मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि बचपन बहुत सुहाना होता है, पर मेरे बचपन की यादें इतनी भयानक है कि अगर आज भी मुझे वो बातें याद आ जाती हैं तो मैं नींद से भी चौंक कर उठ जाती हूँ। अब इस घर में मैं अकेली रह गई थी। मामी की तो अपनी कोई औलाद नहीं थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था। आदित्य मेरा दोस्त बना था, अब वो भी मुझसे दूर जा चुका था। आदित्य मुझसे बहुत खुश रहता था, पर मामी अपनी मौजूदगी में मुझे उससे बात तक नहीं करने दिया करती थी। आदित्य तो जा चुका था, पर मेरी जिंदगी वहीं की वहीं रह गई थी। जिंदगी इसी तरह से गुजरती जा रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली जा रही थी, मुझ पर काम का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। जब मैं 11 साल की हुई तो घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। अब तक मामा भी इस बात को अच्छी तरह से मान चुके थे कि मैं इस घर की नौकरानी बन गई थी। अब मैं बड़ी हो रही थी, जवान हो रही थी। मुझ में भी बार बार अपनी इंसल्ट करवाने की हिम्मत खत्म होती चली जा रही थी। आदित्य तो जब से स्कूल गया था वापस ही नहीं आया था। मामी का कहना था कि हम लोग खुद जाकर उसके स्कूल में आते हैं तो वो यहाँ आकर क्या करेगा। आखिरकार वो मामी का भाई था, उसके बिहेवियर में भी चेंज आ गए थे। स्कूल जाने के बाद वो मुझे भूल गया था और फिर वो आया भी नहीं। उसने मुझसे वादा किया था कि वो हर बार छुट्टियों पर आया करेगा, पर हर छुट्टियों पर मामा मामी जाकर उससे खुद ही मिलकर आया करते थे और मैं उसकी याद में हर छुट्टियों पर उसका इंतजार करती थी। इतने साल गुजर गए थे पर वो नहीं आया था। मुझे मामी का खुद पर हुक्म चलाना अच्छा नहीं लगता था और इस घर में नौकरानी की तरह हमेशा काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आखिर मैं भी तो मामा की बहन की बेटी थी। वो चाहते तो मामी से मेरी इज्जत करवा सकते थे, पर उन्हें भी अपनी पत्नी के लिए एक नौकरानी मिल गई थी। 14 साल की उम्र तक मैं इन लोगों के लिए एक नौकरानी ही बनकर रह गई थी और यहाँ से निकलना चाहती थी। और फिर एक दिन मैंने ठान लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आखिरकार मैं भी कामयाब होना चाहती थी। मैं इस घर से निकलकर कुछ बनना चाहती थी। अभी मेरी पूरी जिंदगी पड़ी थी। मैं नौकरानी बनकर अपनी जिंदगी को इसी तरह से वेस्ट नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और मेरा प्लान कामयाब हो गया था, क्योंकि मुझे अपना प्लान कामयाब करने के लिए मौका जो मिल गया था। मामा मामी किसी फंक्शन में जा रहे थे और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ कर गए थे। वो वैसे भी जहाँ जाते थे मुझे घर पर अकेला ही छोड़ कर जाते थे, घर का ध्यान रखने के लिए। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मामा मामी तो किसी की शादी में चले गए थे और कह गए थे कि घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ध्यान रखना घर में कोई घुस न जाए। मैं इन लोगों से तंग आ चुकी थी और आज ही मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था कि मैं इन सबसे आज़ादी हासिल कर सकूं। तो मैंने घर का दरवाज़ा खोला और दरवाजे को ताला लगाकर चाबी मैंने गेट की साइड पर ही रख दी थी। जब मैंने आँख खोली थी तब मैंने खुद को इस घर में ही पाया था, क्योंकि मुझे इस घर में मेरे नाना नानी लेकर आए थे और उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था। जब वो लोग मुझे छोड़कर चले गए तो मैं मामा मामी के सहारे पर रह गई और इन लोगों ने मेरी जिंदगी को दुश्वार करके रख दिया। मुझे अब आज़ादी चाहिए थी। मेरी आंखों में आंसू थे और नाना नानी की बहुत याद आ रही थी। मैं ताला लगाकर चाबी साइड पर रखकर आगे बढ़ गई और पीछे पलटकर घर को नहीं देखा। ये घर छोड़ते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर इस घर से कभी मुझे इज्जत नहीं मिल पाई थी, प्यार नहीं मिल पाया था, जिसकी मैं हमेशा तलबगार थी। अगर आज मैं यहाँ से नहीं गई तो जिंदगी भर यहाँ रहकर तकलीफ भरी जिंदगी गुजारती रहूंगी। वहां से निकलकर मैं सीधी स्टेशन पर चली गई थी। पता नहीं कौन सी ट्रेन में बैठ गई थी और कहाँ जाकर उतर गई थी। मैं जगह के नाम भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं घर से कभी निकली ही नहीं थी। बस कभी कभी अपने मोहल्ले की दुकान से ही मामी के कहने पर कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए चली जाती थी। बस मैंने इतनी ही बाहर की दुनिया देखी हुई थी। मेरे पास कुछ पैसे थे जो कभी कभी मामा मुझे मामी से छुपकर दे दिया करते थे, पर कभी मैंने इन पैसों को खर्च नहीं किया था, इसलिए वो पैसे मेरे ही पास रखे थे। इन पैसों से मैंने ट्रेन का एक टिकट खरीद लिया था और इस शहर से भी दूर निकल आई थी। नया शहर बहुत बड़ा था, पर ना तो मुझे इस शहर का नाम पता था और ना ही कोई ठिकाना था। मैं सुबह सवेरे ही इस शहर में उतरी थी। इस शहर में उतरकर बस मैं चलती हुई चली जा रही थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी। रात को मुझे एक अनाथ आश्रम दिखाई दिया और मैं उस अनाथ आश्रम के अंदर चली गई।
अनाथ आश्रम के अंदर जाने के बाद वहां मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मौजूद थे। मैं अंदर गई तो वहां के बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और कहने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। इतने सारे बच्चों को देखकर मैं घबरा गई थी और मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ अब तक क्या होता आया है और मैं यहाँ पर किस तरह से पहुंच गई। वैसे भी ये सरकारी अनाथ आश्रम था, यहाँ पर बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी। वहाँ की वार्डन ने मेरा नाम ऐड कर दिया था। मैंने उनको बता दिया था कि मैं भी अनाथ हूँ और इस आश्रम की मुझे ज़रूरत है। मैं उन लोगों के साथ रहने लगी। मेरा भी नाम वहाँ पर ऐड हो गया था। कुछ साल मैंने वहीं पर गुजार दिए। मैं वहाँ पर कुकिंग किया करती थी। वहाँ की वार्डन को मेरे हाथ की कुकिंग बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाने पर रख लिया था। धीरे धीरे इसी तरह से काफ़ी साल गुजरते चले गए और मैं अनाथ आश्रम में ही खाना बनाया करती थी। वहाँ पर मुझे कुछ पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन वहाँ के बच्चों का प्यार, सुकून भरी जिंदगी और पेट भरकर खाना ज़रूर मिलता था। मैं 18 साल की हो गई थी। मैं देखने में अब एक सेहतमंद और जवान लड़की बन गई थी, जबकि मामा जी के घर पर मुझे बचा हुआ खाना दिया जाता था। यहाँ आश्रम पर खाने के साथ साथ मुझे खाना बनाने की सैलरी भी दी जाती थी। यहाँ पर मैं इन बच्चों के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे आज़ादी मिली हुई थी। तभी तो मेरे इतने साल यहाँ पर हंसी खुशी किस तरह से गुजर गए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने दिल लगाकर यहाँ के आश्रम को संभाला हुआ था, लेकिन आखिर मैं कब तक इस आश्रम में काम कर सकती थी। मुझे अपना भी कुछ अलग से बिजनेस करना था, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने आश्रम की वार्डन से बात की और कहा कि मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। वार्डन ने कहा कि बेटा, तुम्हारे हाथ में कोई हुनर नहीं है, मैं तुम्हें कैसे कोई नौकरी दिलवा सकती हूँ। हाँ, तुम इतना ज़रूर कर सकती हो कि तुम कोई काम सीख लो। इसके बाद अगर तुम वो काम करना स्टार्ट करोगी तो अच्छा कमा लिया करोगी। वार्डन ने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे तो खाना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मुझे ब्यूटी पार्लर का काम करने का बड़ा शौक था। मैंने सोचा कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीख लेती हूँ, इसलिए मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स करने की ठान ली थी। एक पार्लर में मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीखने जाने लगी थी। साथ ही साथ मैं अनाथ आश्रम में बच्चों का खाना भी बनाया करती थी और दोपहर को 2-3 घंटे के लिए पार्लर में पार्लर का काम सीखने जाती थी। एक दिन जब मैं अनाथ आश्रम आई तो वहाँ की वार्डन ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें पसंद कर लिया है। वार्डन की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। मैं यहाँ पर इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारे जैसी ही सीधी सादी और सिंपल लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी बहू बनना चाहोगी। मैंने जब आश्रम के बाकी लोगों की तरफ देखा तो उन्होंने भी मुझे हाँ में सर हिलाने के लिए कहा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो अचानक चौंक गई थी कि वार्डन ये कैसी बातें कर रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके आ गया है, अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ और अभी ये सही वक्त है तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछने का। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। वार्डन के बेटे को मैंने पहले से ही देखा हुआ था, क्योंकि 1-2 बार वो अपनी माँ से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। वो बहुत पढ़ा लिखा था, जबकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हाँ मैं खूबसूरत थी। बस वो मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गया था और वार्डन का कहना था कि मैं भी तुम्हारी समझदारी और खूबसूरती देखते हुए तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। फिलहाल मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी और मेरी वार्डन के बेटे के साथ शादी हो गई थी। वार्डन के बेटे का नाम अनुज था। अनुज एक अच्छा पति साबित हुआ था और मुझसे बहुत प्यार करता था और वार्डन भी बहुत अच्छी थी। उनका बिहेवियर बिल्कुल भी मेरी सास वाला नहीं था। वो हमेशा मुझे मेरी माँ जितना प्यार किया करती थी। मैंने तो कभी अपने माँ के प्यार को महसूस नहीं किया था, क्योंकि कभी मैंने अपनी माँ को देखा ही नहीं था। लेकिन वार्डन मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। मैं अपनी सास की बहुत सेवा करती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। वो अब काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, इसलिए अब उन्होंने वार्डन की नौकरी छोड़ दी थी और वो घर में ही रहकर आराम किया करती थी। मैंने भी अब पार्लर का काम सीखना छोड़ दिया था। मेरा 3 महीने का कोर्स पूरा तो नहीं हो पाया था, पर पूरे 2 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था। मेरे पति इस घर के अकेले ही वारिस थे, क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था। मेरे पति जब भी काम से घर वापस आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। एक दिन अचानक मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी टांग टूट गई।
जिस वजह से वो बेचारे चल फिर नहीं सकते थे। अब उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया था और मेरी सास भी बीमार रहती थी। अब हमारे घर पर बहुत परेशानियां आने लगी थी और मैंने सोच लिया था कि अब ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। घर के हाल दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे थे क्योंकि घर का कमाने वाला ही बैठ गया था। मेरी सास की पेंशन आती थी जिससे महीने का गुजर बसर हो रहा था, लेकिन ऐसे कब तक चलता? मुझे भी तो कुछ करना था। मेरी सास और पति की दवाइयों का इतना ज्यादा खर्चा था कि सारे के सारे पैसे तो इन लोगों की दवाइयों में ही खत्म हो जाते थे, जिसके बाद और भी बहुत सारे खर्चे होते थे और कुछ जुड़ भी नहीं पाता था। मैंने सोचा कि मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझसे और कोई काम नहीं आता था और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। ब्यूटिशियन का कोर्स मैंने किया था, इसलिए छोटी मोटी नौकरी तो मुझे आसानी से मिल जानी थी। मेरी सास ने मुझे बहुत रोका। वो कहने लगी कि इस घर में हमारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैंने कहा, मैं आप लोगों के लिए ही तो ये नौकरी करना चाहती हूँ। मैं दिन में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक नौकरी किया करूँगी और बाकी सारे टाइम आप लोगों की सेवा किया करूँगी। फिर भी मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करूँ और अपनी ससुराल के बिगड़े हुए हालात को पहले की तरह संभाल दूँ। मैंने ब्यूटिशियन को थोड़ा बहुत काम सीखा हुआ था। जब मैं पार्लर में नौकरी की तलाश में गई तो उन्होंने मेरा काम देखते हुए मुझे नौकरी पर रख लिया था, जिसमें मुझे अच्छी सैलरी मिल जाया करती थी। मैंने वो नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए थे, लेकिन एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति और मेरी सास ये बात सुनकर बहुत खुश हुए थे और उन लोगों ने मुझे नौकरी करने से अब भी रोका था, पर इस तरह से कैसे चल सकता था? अब तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था और फिर इस टाइम में तो डिलीवरी भी बहुत महंगी बैठ रही है और उसके बाद बच्चे के बहुत सारे खर्चे। यही सब देखते हुए मेरे पति ने मुझे ज्यादा रोकने की जिद नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी और साथ साथ अपने बच्चे का भी। अपने बच्चे के आने की खुशी मुझे ऐसे लग रही थी जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। जो कभी मेरा सपना था कि मेरा भी कोई इस दुनिया में अपना हो, भगवान ने एक एक करके मेरे सारे दुखों के बदले मुझे सुख दे दिए थे। ये सच है कि औलाद की खुशी इतनी बड़ी लगती है कि जो जिसके सामने दुनिया के सारे गम फीके लगने लगते हैं। और मैंने भी अब पिछली जिंदगी के दुख भुला दिए थे और मैं अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल भूल चुकी थी। उस घर से भाग निकलना मेरे लिए कितना अच्छा साबित हुआ था। मैं प्रेग्नेंट थी, पार्लर में काम के साथ साथ मैं घर के भी सारे काम किया करती थी। मेरी इतनी मेहनत और लगाव देखकर मेरे पति और सास बहुत खुश होते थे। ये जिंदगी का ऐसा वक्त था जिसमें मुझे काम करके भी खुशी मिल रही थी। एक दिन मैं पार्लर से वापस आई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी सास की मौत हो गई थी। मेरे पति अपनी माँ को लिपटकर बहुत रो रहे थे। मेरी सास इस दुनिया से जा चुकी थी। अपनी सास की मौत पर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। अपनी सास के मरने के 4-5 दिन के बाद मैंने फिर से नौकरी करना शुरू कर दिया था। अब मेरे पति घर में अकेले रह गए थे और पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगे थे। लेकिन अभी मेरे ऊपर एक और कयामत टूटने वाली थी। मेरी प्रेगनेंसी को अभी 7 महीने हुए थे। मेरे पति भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अपने पति के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं हर तरह से उनका ख्याल रखती और साथ साथ पैसा भी कमा रही थी कि ताकि उनके इलाज में कोई कमी ना आ सके। ये वक्त मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। मेरी सास और मेरे पति मेरी जिंदगी में एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे भरपूर मोहब्बत दी थी और वही फिर से मुझसे दूर हो गए थे। अब मैं अपने परिवार में अकेली रह गई थी और अपनी डिलीवरी होने का इंतजार कर रही थी। 6 महीने जैसे तैसे पूरे हो गए तो मैंने एक बेटी को जन्म दिया। 1-2 महीने मैंने उसकी परवरिश की, लेकिन घर में बहुत ज्यादा परेशानी आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह मेरी बेटी भी बेइज्जती भरी जिंदगी गुजारे। मैंने जैसे जिंदगी गुजारी थी मैं अपनी बेटी की जिंदगी को वैसा नहीं करना चाहती थी। और अब तो मेरा गुजारा बिना काम के हो भी नहीं सकता था क्योंकि मैं अकेली रह गई थी। अगर मेरे पति जिंदा होते तो अपनी बेटी के लिए कमाते, पर मेरी बेटी की परवरिश करने वाला भी इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं था, इसलिए मुझे ही मेहनत करनी थी। मैं अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर पार्लर जाने लगी। अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली गई तो फिर मुझे और कहीं काम नहीं मिल सकता क्योंकि मैं पार्लर में ही काम कर सकती थी। मैं अपनी बेटी को लेकर 1-2 दिन में ही पार्लर पर काम पर लग गई तो मुझे बहुत परेशानी हुई।
पार्लर की मालकिन ने कहा कि तुम्हारी बेटी के होने की वजह से काम में अड़चन पैदा हो रही है, इसलिए तुम अपनी बेटी को यहाँ लेकर नहीं आओगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था जिसके हवाले मैं अपनी बेटी को कर देती। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में वार्डन के हाथ सौंप आया करूं, वो उसका ख्याल रख लिया करेगी। नई वार्डन भी बहुत अच्छी थी और आश्रम के सारे लोग मुझे पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बेटी को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। दिन में वो मेरी बेटी को संभालते और जैसे ही मैं पार्लर से फ्री होती अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती थी। मेरा दिल अपनी बेटी पर ही अटका रहता था। अब मैं अपनी बेटी को आश्रम छोड़कर ही पार्लर में काम करने जाने लगी थी। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही थी कि एक लड़का वेटिंग एरिया में बैठा हुआ होता था और उसके हाथ में एक डायरी और पेन भी मौजूद होता। वो शायद उस डायरी पर कुछ लिख रहा होता था। ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि काफी दिनों से हो रहा था। वो लड़का रोज आते जाते मुझे घूर घूर कर देखता था। मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन भी तो नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ मुझे देखता था, कोई ऐसी हरकत नहीं करता था जिसकी वजह से मैं उसकी शिकायत पार्लर में किसी से कर देती। रोजाना आते जाते वो लड़का मुझे घूर घूर कर देखता रहता था। मुझे उसका घूरना बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वो बिना पल के झपकाए मुझे देखता रहता था। मेरी बेटी के पैदा होने के बाद जब से मैं यहाँ दोबारा से नौकरी पर आई थी, तभी से मैं इस लड़के को यहाँ पर देख रही थी। इससे पहले तो कभी मैंने इस लड़के को यहाँ नहीं देखा था। काम करते हुए बार बार मेरा ध्यान उस लड़के की तरफ ही जाता था। न जाने वो लड़का कौन था। पार्लर में जबकि काफी सारी लड़कियां काम करती थी, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही घूर घूर कर देखता था। इस बात के बारे में मैंने पार्लर की लड़कियों से पूछा तो वो कहने लगी कि हम भी नहीं जानते कि वो लड़का कौन है, लेकिन वो तो सिर्फ अपनी डायरी में ही बिजी रहता है, कभी हमें नजर उठाकर भी नहीं देखता। लेकिन ना जाने क्यों वो सिर्फ मुझे ही नजर उठाकर देखता और घूरता भी रहता था। काफी दिनों से लगातार ये सब कुछ चल रहा था। वो लड़का हर दिन मुझे आते जाते देखकर घूरता रहता, पर जब मैं उसे छुपकर देखती तो वो अपनी डायरी पर कुछ लिख रहा होता था। अब हर दिन ऐसा ही होता था। वो मुझे देखता और देखते ही डायरी में कुछ न कुछ लिखने बैठ जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि वो अपनी डायरी में रोज ही क्या लिखता होगा। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए कभी अगर उसकी डायरी मेरे हाथ लग जाए तो फिर मैं कैसे पता लगा सकूंगी कि वो अपनी डायरी में क्या लिखता है। अब वो लड़का किसी दिन पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठा होता तो किसी दिन नहीं बैठा होता था। अब जिस दिन वो लड़का मुझे पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठा हुआ दिखाई नहीं देता तो मुझे उसका इंतजार और फिक्र लगी रहती थी कि न जाने आज वो यहाँ पर बैठा क्यों नहीं है। फिर मैं खुद ही परेशान हो जाती कि मुझे क्यों एक अनजान लड़के के न आने से इतनी फिक्र होने लगी है। पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो लड़का था ही इतना अजीब जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। न जाने ऐसा क्या काम होगा जो वो लड़का यहाँ पर नहीं आ रहा। इधर मुझे हमेशा अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती थी। एक दिन जब मैं पार्लर से घर जा रही थी तो मैंने देखा कि वो लड़का जिस सीट पर बैठा था वहां पर वो लड़का तो मौजूद नहीं था, पर उसकी डायरी वहीं पर मौजूद थी। मैंने इधर उधर देखा तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने उसकी डायरी उठा ली और मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मैंने डायरी को पढ़ने की कोशिश की, पर मेरी कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस डायरी के बारे में जानकर ही रहूंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैंने ठान लिया कि कल जब मैं पार्लर से छुट्टी पर घर जाते टाइम अपनी बेटी को लेने के लिए जाऊंगी तब वार्डन से कहूंगी कि वो मुझे डायरी पढ़कर सुना दे। मैंने जब वार्डन को डायरी पढ़ने के लिए दी और उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाई तो मेरे होश उड़ गए थे। ये सब कुछ क्या हो रहा था और इसमें क्या लिखा हुआ है? उस डायरी में काफी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं अपनी इस कहानी में आपको उस डायरी के सारे पन्नों की दास्तां तो नहीं सुना सकती, पर जो कुछ मेरे लिए लिखा हुआ था वो जरूर बता सकती हूँ। उस लड़की ने आखिर मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखा था? आखिर इसका मेरे साथ ऐसा कौन सा ताल्लुक था? मेरे तो कोई आगे था ना ही कोई पीछे था। फिर किस तरह से मुझ पर यह कयामत टूट पड़ी थी? मेरे होश उड़ गए और मैं डायरी और अपनी बेटी को लेकर अनाथ आश्रम से अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर को वापस आ गई थी। बार बार मेरे दिमाग में इस डायरी में लिखी हुई बातें घूम रही थी। उस डायरी में मेरे नाम के साथ लिखा हुआ था कि इस पार्लर में जो लड़की काम करती है उसका नाम कोमल है। इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ और तुम मुझे एक दिन छोड़कर चली गई थी। आखिरकार ये लड़का कौन था? अपने पति के अलावा मैंने कभी किसी लड़के की तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं था। फिर ये लड़का इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता था कि मैंने इसे धोखा दिया
और मैं इसको छोड़कर चली गई थी। मेरे दिमाग में बस यही सब कुछ घूम रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और ये तो पक्का था कि इसने मेरे बारे में ही लिखा था, क्योंकि मेरा नाम ही कोमल था और मैं ही उस पार्लर में काम करती थी। मैं परेशान हो गई थी और अब मुझे इस लड़के की तलाश थी कि आखिर उसने मेरे बारे में डायरी में ये सब कुछ क्यों लिखा हुआ था। आखिर वो क्या चाहता था? क्या वो मुझे पहले से जानता था? मगर मैंने उसे जब से देखा था मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि मैं उसको जानती हूँ। इस बारे में सोच सोच कर मेरा चैन और सुकून बिल्कुल खत्म हो गया था। बस मुझे हमेशा इस लड़के की ही तलाश रहती थी। वो लड़का अपनी डायरी छोड़कर जा चुका था। मुझे लगा था कि शायद वो अपनी डायरी वहां पर छोड़कर चला गया है या फिर भूल गया है, तो ज़रूर वो अपनी डायरी लेने के लिए पार्लर के वेटिंग एरिया में आएगा। मैं रोज़ उसका इंतज़ार करती थी कि वो ज़रूर अपनी डायरी लेने के लिए आएगा, पर मुझे तो वो कहीं नज़र नहीं आता था। इसी तरह से लगभग 1 महीना हो गया था और उसकी डायरी मेरे पास ही रखी हुई थी। वो अपनी डायरी की तलाश के लिए आया ही नहीं था। अब मैंने उस लड़की की तलाश करनी छोड़ दी थी और मैं यही सोच रही थी कि एक न एक दिन वो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। मिलते ही मैं उससे ज़रूर सवाल करूंगी कि तुम कौन हो और तुमने अपनी डायरी में मेरे बारे में ये सब कुछ क्यों लिखा हुआ है। फिर कई महीनों के इंतज़ार और तलाश के बाद एक दिन वो लड़का मुझे पार्लर के बाहर खड़े हुए दिखाई दे गया था। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था। मैं पार्लर ऑटो में जाती थी। मैं ऑटो से उतरी ही थी, तभी मेरी नज़र पार्लर के दरवाजे पर खड़े हुए उस लड़के पर चली गई थी। उसके करीब जाने के लिए जल्दी से मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए और मैं पार्लर की तरफ जाने लगी। शायद उस लड़के ने मुझे देख लिया था। मुझे देखते ही वो लड़का फौरन पार्लर के अंदर घुसा और सीढ़ियां चलकर ऊपर की तरफ जाने लगा। मैं जल्दी से भागकर ऊपर की तरफ गई और जहां पर सीढ़ियां खत्म हो गई थी वहां पर वो रुक गया और नज़र झुकाकर खड़ा हो गया। मैं जल्दी से उसके करीब गई और मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कहा कि आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने अपनी डायरी में मेरे बारे में ये सब कुछ क्यों लिखा है, कि मैं तुम्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़कर आ गई थी। आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, और तुम क्यों मुझे घूर घूर कर यहाँ बैठकर देखा करते थे। उसने मुझे देखकर कहा कि मैं तो तुम्हें यहाँ पहली नज़र देखते ही पहचान गया था, पर क्या तुम मुझे नहीं पहचान सकी कि मैं कौन हूँ? मैं कन्फ्यूज़न में आ गई थी और सोचने लगी कि मैं तो ऐसी शक्ल वाले किसी इंसान को नहीं जानती। उसने मुझे शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। आदित्य, जो मेरा बचपन का दोस्त था और मेरी मामी का भाई था। उसे देखते ही मेरी आंखों में एक चमक सी आ गई थी, लेकिन कहीं न कहीं मैं उससे नाराज़ थी, क्योंकि वो जब मुझे छोड़कर जा रहा था तो उसने वादा किया था कि वो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा, पर जब वो गया तो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। मैंने उसको जब ये बात बताई तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला था। मेरी दीदी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं तुमसे बहुत हमदर्दी रखता हूँ। जब मेरी छुट्टियों के दिन आते और मेरे घर आने का टाइम होने वाला होता तो मेरी दीदी और जीजा जी खुद ही मुझसे मिलने के लिए हॉस्टल आ जाते थे। उन लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया मिलने का और ना ही कभी घर आने का। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि तुम घर से भाग गई हो। मैं ये सुनकर बेचैन हो गया था कि ज़रूर मेरी दीदी ने तुम्हारा जीना दुश्वार कर दिया होगा और इन्हीं परेशानियों से तंग आकर तुम उनके घर से भाग गई हो। दीदी और जीजा जी ने तुम्हें ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि जीजा जी का कहना था कि वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा देते हैं। लेकिन दीदी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, चली गई है तो जाने दो। उन्हें तुम्हारे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मुझे भी यही लगा कि अच्छा हुआ तुमने उस घर को छोड़ने का फैसला कर दिया। वैसे भी वहाँ तुम्हारा था ही कौन, और तुम्हारे साथ वहाँ पर जुल्म ही तो होते आए थे, और आगे आने वाली ज़िंदगी में भी तुम्हारे साथ यही सब कुछ होना था। लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती थी। न जाने तुम कहाँ पर होगी, कैसी होगी। मेरे दिल में हमेशा तुमसे मिलने की तमन्ना जागती रहती थी, पर मेरी दीदी ने कभी मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया। उनका इरादा कोई मुझे अच्छी शिक्षा देने का नहीं था, बल्कि उनका इरादा मुझे तुमसे दूर करने का था, जिसमें वो कामयाब हो गई थी। आदित्य ने बताया कि 2 साल पहले दीदी और जीजा जी के घर में भयानक आग लग गई, जिसमें दीदी और जीजा जी दोनों ही जलकर राख हो गए। उन दोनों का इलाज काफी दिनों तक चलता रहा, पर वो दोनों नहीं बच सके। उनको उनके किए की सजा मिल गई, क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, उनकी तबीयत पूछने वाला भी कोई नहीं था। उन दोनों की मौत हो चुकी है
और जब मैं इस शहर में नौकरी करने के लिए आया और मैंने पहली बार जब तुम्हें यहाँ पर इस पार्लर में काम करते हुए देखा तो मैं तुम्हें पहचान गया था कि तुम ही कोमल हो, क्योंकि तुम बचपन में भी इतनी प्यारी थी और आज भी इतनी ही प्यारी हो। मैंने कहा, पर तुम बहुत बदल गए हो, तुम अब पहले से भी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। आदित्य ने कहा, तभी तो तुम मुझे नहीं पहचान सकी। उसने मुझे बताया कि मैं हर दिन तुमसे बात करने की कोशिश करता था, पर मुझे कोई मौका ही नहीं मिलता था। मुझे लगा कि कहीं अगर तुम मुझे नहीं पहचान सकी और तुमने मुझसे बात करने के लिए इनकार कर दिया तो यहाँ के लोग मुझ पर शक समझेंगे, कहीं ये न सोचे कि मैं लड़की को छेड़ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पार्लर के अंदर आने और जाने का टाइम पता था, इसलिए मैं यहाँ बैठकर डायरी लिखा करता था। एक दिन मैं गलती से डायरी भूल गया और मुझे पता था कि ज़रूर वो डायरी तुम्हारे ही हाथ लगेगी, क्योंकि उसमें मैंने तुम्हारा नाम मेंशन किया हुआ था और फिर उसके बाद तुम भी मुझे तलाश करने की कोशिश करोगी। उसने मुझसे पूछा कि अब तुम अपने बारे में बताओ, तुमने यहाँ आने के बाद क्या क्या किया। मैंने अपनी इतने सालों की पूरी जिंदगी के बारे में आदित्य को बता दिया कि मैं किस तरह से यहाँ आई और किस तरह से मैं इतने साल अनाथ आश्रम में रही। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मेरी सास और पति की किस तरह से मौत हो गई और अब मेरी एक बेटी भी है। आदित्य ने कहा कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, एक दीदी और जीजा जी ही थे, वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी बेटी को अपना नाम देना चाहता हूँ और तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने कहा कि मैं तुमसे इतने दिनों से बातचीत करने से डरता रहा, पर मैंने सोच लिया था कि जैसे ही तुम मुझे पहचान जाओगी मैं फौरन ही तुमसे अपनी पसंद का इजहार कर दूंगा और बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तब मुझे पता भी नहीं था कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। आज भी मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझकर उसकी परवरिश करूंगा, कभी तुम्हारी बेटी में कोई फ़र्क नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से अनाथों वाली ज़िंदगी हम दोनों ने गुजारी है उसी तरह की ज़िंदगी तुम्हारी औलाद या फिर मेरी औलाद भी गुजारे। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ शायद ये सब कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था, लेकिन अब उस सब को बदला भी तो जा सकता था। जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं है, और अगर आज भी तुम्हें मेरी बातें झूठी लगती हैं तो तुम जैसा चाहे वैसा कर सकती हो। मैं तुमसे कभी जिद नहीं करूंगा। मैं सच्चे दिल से तुम्हारी बेटी को पिता का प्यार देना चाहता हूँ, उसके खातिर तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे आदित्य की ये सारी बातें बड़ी अजीब लग रही थी। क्या ऐसा भी हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए मैंने यही फैसला किया कि मुझे आदित्य से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी मुझे एक बार फिर से दोबारा जिंदगी को जीने का मौका दे रही थी और मैंने ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। क्योंकि जिस तरह से मैंने अनाथों वाली जिंदगी गुजारी है, मैं अपनी बेटी को वही जिंदगी नहीं देना चाहती। यही सब सोचते हुए मैंने आदित्य के साथ शादी कर ली। आदित्य ने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया था। उसने मेरी बेटी में कभी फर्क नहीं समझा, हमेशा मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर उसकी परवरिश की। आज मेरी बेटी 7 साल की हो गई। मैं आज भी अपनी बेटी और आदित्य के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आदित्य और मेरी कोई औलाद नहीं हो सकी। आदित्य ने हर काम में मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरी पार्लर वाली नौकरी भी छुड़वा दी और खुद ने एक अच्छी नौकरी की। मुझे और मेरी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आज मैं अपने पति और बेटी के साथ बहुत खुश रहती हूँ, और कभी मुझे अपना बीता हुआ कल याद आता है तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। भगवान ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना करे जैसा हमारे साथ हुआ था। किसी का बच्चा अनाथ ना हो, क्योंकि जो परवरिश अपनी औलाद की अपने माता पिता कर लेते हैं वो कोई दूसरा नहीं करता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।